गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर आधुनिक विश्व का इतिहास के अंदर हम अफीम युद्ध जो अंग्रेजों और चीन के मध्य लड़े गए थे 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 अफीम युद्ध हुए, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चीन के अंदर जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी एशिया में जापान को छोड़कर चीन का प्रभुत्व काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में था और 15वीं सदी तक हम देखें, 15वीं सदी के अंत तक तो हम देखें ये यूरोपीय शक्तियों से एक तरह से इनका संबंध विच्छेद था। हालांकि 13वीं शताब्दी में जब चीन के शासक कुबलाई खां थे उस समय 1275 में जो वेनिस निवासी मार्को पोलो ने भी चीन की यात्रा की थी। उन्होंने चीन के संदर्भ में काफ़ी कुछ देखा और कई वर्षों तक चीन में रहे थे। जब वे यूरोप लौटे तो उन्होंने बुक ऑफ मार्को पोलो लिखा। उसके माध्यम से यूरोपवासियों को चीन के वैभव के बारे में उनके द्वारा ज्ञान दिया गया था। उनके द्वारा जो बताया गया था उससे यूरोपीय शक्तियों को एक तरह से पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित उन लोगों ने किया। जैसे हम देखते हैं कि 15वीं सदी के अंत में या 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत में भी यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। उसी तरह से यूरोपीय शक्तियों का आगमन 15वीं-16वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हम देखते हैं वह चीन में भी हुआ। यहाँ पर भी पुर्तगाली सबसे पहले पहुँचे। 1514 में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारिक मंडल चीन पहुँचा ताकि चीन के साथ व्यापार संबंध स्थापित कर सके। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल को जो एल्वरेज नामक पुर्तगाली के प्रतिनिधित्व में था मंडल, इसको सफलता नहीं मिली। फिर 1517 में दूसरा 3 वर्षों बाद दूसरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, इसको भी कोई सफलता नहीं मिली। और ये चीन की जो राजधानी थी पिकिंग, ये बीजिंग का ही पहले का नाम है पिकिंग, यहाँ पर जो चीन का सम्राट था उसको यहाँ पर भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1517 तक जाते जाते हम देखते हैं 1557 तक, 1514 में भी दल आया पुर्तगालियों का, 1517 में भी आया और फिर कहीं जाकर हम देखते हैं कि 1557 ईस्वी में जाकर कहीं जाकर पुर्तगालियों को व्यापारिक कुछ अधिकार प्राप्त हुए, वे भी मकाऊ द्वीप पे, यानी कि बाहरी जो बंदरगाह थे चीन के वहाँ पर मकाऊ द्वीप पर पुर्तगालियों को कुछ व्यापारिक छूट उनको प्राप्त हुई, वे व्यापार कर सकते थे। आंतरिक प्रदेशों में उनको भी अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों के पश्चात अन्य यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वे भी चीन में रियायतें प्राप्त करने के लिए पहुँचने लगी। जैसे कि 1575 में स्पेन पहुँचा, स्पेन ने अनुमति प्राप्त की। इसी तरीके से डचों ने 1604 में और अंग्रेज़ों ने 1637 में, फ्रांसीसियों ने 1698 में, इसी तरह से डेनिश ने, डेनमार्क वालों ने 1731 में और स्वीडन ने 1732 में और अमेरिका ने भी 1784 में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजकर चीन से व्यापारिक रियायतें प्राप्त की। लेकिन कुल मिलाकर हम यहाँ देखते हैं जो इनको रियायतें मिली थी वे एक सीमित क्षेत्र में मिली थी और केवल बंदरगाह भी कौन कौन से, कैंटन और मकाऊ जैसे जो बंदरगाह थे वहाँ पर ये व्यापार कर सकते थे। उन व्यापारिक गतिविधियों में भी काफ़ी कुछ प्रतिबंधित था जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से अफीम युद्ध विशेषकर अंग्रेजों और चीन के मध्य लड़े गए, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1842 तक चीनी साम्राज्य विदेशियों के एक तरह से बंदी रहा और विदेशी केवल कैंटन और मकाऊ जैसे द्वीपों पर अपना व्यापार कर सकते थे। विदेशी व्यापारियों को केवल कैंटन बंदरगाह तक सीमित कर दिया गया था चीनियों के द्वारा और उन पर कई प्रकार के उन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। कैंटन में विदेशी व्यापारियों को ये भी अधिकार नहीं था कि वह वहाँ पर वर्ष भर निवास कर सके और चीन के लोकल व्यापारियों के साथ सीधा वह संपर्क स्थापित करके व्यापार कर सके, ये भी उनको अधिकार नहीं था। शुरू में 1702 ईस्वी में चीनी सम्राट ने एक एजेंट नियुक्त किया था ताकि इन विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशी शक्तियों के साथ व्यापार कर सके। 1752 में इस एजेंट को समाप्त करके एक संघ का गठन किया गया जो को होंग के नाम से प्रसिद्ध था।
किसके नाम से प्रसिद्ध था? कोहोंग। एक संघ था जो 1752 में चीन में बनाया गया था, व्यापारिक संघ। व्यापारिक संघ था जिसके माध्यम से विदेशी शक्तियां इन्हीं के माध्यम से चीन में व्यापार कर सकती थी, वे भी सीमित क्षेत्रों में। इस प्रकार के कुछ जो काम थे वे चीनियों और यूरोपीय शक्तियों के मध्य होते रहे। इन विदेशी व्यापारियों को ज़्यादा कुछ औपचारिकताएं तो प्राप्त नहीं थी, बाकी अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे थे। एक और वह कोतो नामक एक प्रथा थी, काफ़ी कुप्रथा बताते हैं विदेशियों के लिए। कोई भी विदेशी व्यापारी प्रतिनिधिमंडल जब चीन पहुंचा था तो वहाँ पर उनको 3 बार घुटने टेकने पड़ते थे, 9 बार अपने सर को टेकना पड़ता था, सर झुकाना पड़ता था। तो एक तरह से कुप्रथा थी जिसको काफ़ी अपमानित महसूस करते थे यूरोपीय लोग, क्योंकि वे इसको गलत मानते थे। ये भी काफ़ी कुछ उनको काफ़ी परेशानियाँ इससे भी हुआ करती थी। ये था कुछ यूरोपीय शक्तियों का चीन में आगमन, उनके साथ कुछ व्यापारिक संबंध। हम यहाँ स्पेशल रूप से बात करेंगे आंग्ल और चीन के मध्य संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों और चीन के मध्य जो संघर्ष हुआ और उसके माध्यम से जो अफीम युद्ध लड़े गए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भी थी और चीन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कैंटन बंदरगाह में एक बस्ती स्थापित की, एक कोठी उन्होंने स्थापित की और इस कोठी के माध्यम से ही वे चीन में व्यापार करते थे। ध्यान रहे कि वे व्यापार अंदर जाकर व्यापार नहीं कर सकते थे, केवल वहाँ पर ही कोहोंग जैसे संगठन के माध्यम से ही वे चीन में व्यापार करते थे। कैंटन में अंग्रेजों का वर्चस्व काफ़ी स्थापित हो चुका था और जो विदेशी अन्य शक्तियाँ, अन्य कंपनियाँ चीन में व्यापार करना चाहती थी, कैंटन में विशेष रूप से उनको अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। विदेशी व्यापारी चीन से चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, सोयाबीन आदि खरीदते थे, किंतु चीन के व्यापारियों के इन विदेशों से कोई वस्तु एक तरह से चीन नहीं खरीदता था। शुरू में ये रहा कि चीन के व्यापारी थे इनसे कुछ नहीं खरीदते थे, केवल उनको बेचा ही करते थे। इससे भी यूरोपीय शक्तियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। किंतु धीरे धीरे हम देखते हैं कि चीन के व्यापारी विदेशी वस्तुओं की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लग जाते हैं। वहाँ पर इंग्लैंड के जो वस्त्र थे वे काफ़ी प्रसिद्ध होने लग गए, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। इसी तरीके से भारत से अफीम की सप्लाई की जाने लगी ब्रिटेन के द्वारा और वहाँ के लोगों को अफीम की लत डालने उन्होंने शुरू कर दी, जिसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो अफीम इंडिया से गई चीन में, वहाँ पर उनको क्या किया जाता था, उनके लोगों को उनकी आदत डाली जाती थी ताकि वे अफीम का व्यापार उनसे कर सके, जिसमें काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त उनको हो सकता था। चीन की सरकार ने इस अफीम व्यापार के बढ़ते हुए अफीम व्यापार को देखा तो 1729 में इस पर कुछ प्रतिबंध लगाने की उन्होंने कोशिश की और 1800 ईस्वी तक देखते हैं कि चीन की सरकार ने क्या किया, इस अफीम व्यापार को पूरी तरह से निषेध कर दिया। परंतु हम देखते हैं कि अवैध रूप से ये होता था भारत में भी। जब बंगाल में हम देखते हैं कि वो जो दस्तक का दुरुपयोग होता था, उसी तरह से चीन में भी एक तरह से अवैध रूप से व्यापार, अफीम का व्यापार चलता रहा। ये चीनी सरकार को भी मालूम था, लेकिन वे फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे। इसी कड़ी में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1833 में ब्रिटिश सरकार, क्योंकि 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के 33 के जो एक्ट है उसमें एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एक तरह से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक शक्तियाँ लगभग उनसे एक अधिकार को छीन लिया गया था और सभी के लिए वहाँ पर व्यापार की अनुमति मिल गई थी। इस प्रकार से बहुत सारे अंग्रेज चीन में व्यापार के लिए उत्साहित होते वहाँ पर आने लग गए थे। 1833 में चूँकि ब्रिटिश सरकार भी अब इसमें इंटरेस्ट ले रही थी क्योंकि उनको लाभ की आशंका थी, तो 1833 में लॉर्ड नेपियर को ब्रिटिश व्यापारिक अधीक्षक के रूप में चीन भेजा और उनको कहा कि चीन के सम्राट से संपर्क स्थापित करो, चीन को अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं दिलाई जाए, लेकिन ध्यान ये रखा जाए कि चीन के साथ किसी प्रकार का संघर्ष ना करें। लॉर्ड नेपियर ने काफ़ी कोशिश की, परंतु उनको अपने काम में सफलता नहीं मिली। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कुछ और अधीक्षक आए, लेकिन 1838 में इलियट जो अफीम का व्यापार एक तरह से तस्कर के रूप में शुरू हो रहा था, तो चीनी सम्राट और चीनी सरकार भी इससे काफ़ी दुखी थी और इसलिए उन्होंने एक आयुक्त की नियुक्ति की। अंग्रेजी चीनी सरकार ने एक कमिश्नर की नियुक्ति की ताकि ये देखे कि अफीम का व्यापार अवैध रूप से जो हो रहा है उसको पूरी तरह से रोक सके। ये अधिकारी थे लिन त्से हुन। कौन से व्यापारी थे?
कमिश्नर बनाए गए थे लिन तसे सू, व्यापारी इनको नियुक्त किया गया था लिन को, और लिन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अफीम का जो व्यापार होता है इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तब लिन ने कार्रवाई करते हुए 1838 में 1838 में लॉर्ड नेपियर जो एलियट थे उनको चेतावनी दी कि अब इसको व्यापार को रोकें, और उन्होंने यहाँ तक ही नहीं, लिन ने आगे बढ़ते हुए लगभग 20,000 जो पेटियाँ थी अफीम की जिनकी कीमत लगभग 60 लाख डॉलर के लगभग थी उनको जब्त कर लिया और जब्त करके उनको नष्ट कर दिया। इससे अंग्रेज उनसे काफ़ी नाराज है और उनको बदला लेने की बात भी उन्होंने की। उनको बदला लेने के बाद उन्होंने कही कि महारानी विक्टोरिया इसका बदला आपसे ज़रूर लेगी। इस प्रकार से चीन और इंग्लैंड के मध्य तनाव उत्पन्न हो रहा था। यहाँ अब हम देखते हैं जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ उसकी चर्चा करते हैं। प्रथम अफीम 1839 से 42 तक ये युद्ध लड़ा गया, इसकी हम चर्चा करते हैं। प्रथम अफीम युद्ध, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की, अफीम के व्यापार का लेकर काफ़ी तनाव था, लेकिन चीन और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें अफीम उसका कारण मात्र नहीं, घटना मात्र था, केवल कारण नहीं था, घटना मात्र था। क्योंकि जब 1842 में अब प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात इंग्लैंड और चीन के मध्य जो संधि होती है, नॉनकीन की संधि, उसमें अफीम शब्द का कहीं प्रयोग नहीं होता, अफीम के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। इसलिए हम इसको एक घटना मात्र मान सकते हैं, लेकिन कारण ये नहीं था कि जो प्रथम आंग्ल चीन युद्ध हुआ, इसको हालांकि इतिहासकार उनको अफीम की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें इससे पहले अफीम को लेकर चीन और इंग्लैंड के मध्य एक तरह से तनाव उत्पन्न हो गया था, इसलिए अफीम के व्यापार के बारे में इसमें कोई समझौता तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इसको प्रथम अफीम युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे कई कारण थे प्रथम अफीम युद्ध को लेकर। एक नैतिक कारण भी रहा। नैतिक कारण क्या था कि चीनी सरकार अफीम के व्यापार को जब उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था 1800 ईस्वी में, उसके पश्चात भी यूरोपीय शक्तियाँ विशेषकर ब्रिटेन अफीम के व्यापार को अवैध रूप से चीन में और कुछ चीनी व्यापारियों के साथ मिलकर ये कार्य कर रही थी। इससे चीन का एक तरह से नैतिक मोरल डाउन हो रहा था, उनको इससे छुटकारा पाना था और इसको सख्त हिदायत देनी थी इंग्लैंड को कि आप ये काम ना करो। एक कारण तो नैतिक मोरल था, नैतिक उद्देश्य रहा चीन का, जिसकी वजह से अफीम युद्ध का संघर्ष हुआ। इसी तरीके से चीन की सरकार प्रारंभ से ही विदेशी व्यापारियों की विरोधी थी और वे मानकर चलती थी कि विदेशी व्यापारी उनको ज़्यादा हानि पहुंचाएंगे, इसलिए वे अपने अंदरूनी आंतरिक जो मामले थे उनके लिए विदेशियों के लिए बंद थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक हम देखते हैं कि विदेशी व्यापारियों के लिए चीन के मार्ग पूरी तरह बंद थे। केवल जो बंदरगाह क्षेत्र थे बाहर के, कैंटन, मकाऊ, वहाँ पर भी व्यापार कर सकते थे, वहाँ पर भी उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। इससे अंग्रेज और चीनी व्यापारियों के मध्य तनाव हमेशा बना रहता था और कई प्रकार के चीनियों के द्वारा प्रतिबंध के कारण भी उनको खुलकर व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, ये भी एक कारण था। इसी तरीके से अधिकार क्षेत्रों को लेकर दोनों के मध्य तनाव था। इंग्लैंड और चीन के बाद इस बात पर भी विवाद था कि कैंटन में निवास करने वाले ब्रिटिश लोग किस कानून के अधीन आए, चीनी कानून के अधीन या ब्रिटिश कानून के अधीन। तो ब्रिटिश व्यापारी चाहते थे कि वो ब्रिटिश कानून के अधीन ही आए, क्योंकि वो चीनी कानूनों को मानवीय मूल्यों के अनुकूल नहीं समझते थे। इसलिए ये विवाद 1784 में तब बढ़ गया जब ब्रिटिश जहाज के एक तोपची के द्वारा एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी गई। चीनी नागरिक की हत्या कर दी गई, बदले में चीनी अधिकारी ने उसको मृत्युदंड दे दिया। इससे चीन और इंग्लैंड के मध्य एक तरह से तनाव उत्पन्न होने लग गया, जो मौके की तलाश में रहने लगे। इसी तरीके से व्यापारिक असमानता को लेकर भी दोनों के मध्य तनाव था। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों को ये छूट दी कि चीन के तटवर्ती सभी बंदरगाहों में व्यापार कर सकते थे, परंतु हम देखते हैं कि 1757 के बाद विदेशियों के लिए केवल कैंटन बंदरगाह व्यापार के लिए ही सीमित कर दिया गया और ये लोग यहाँ निवास भी नहीं कर सकते थे। केवल कैंटन में ही व्यापार कर सकते थे और निवास भी वे नहीं कर सकते थे। एक व्यापार केवल कोहोम के माध्यम से ही होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोहोम जो संस्था थी उसी के माध्यम से चीन के साथ वे व्यापार कर सकते थे। सामान्य चीनी व्यापारियों के साथ डायरेक्ट इंग्लैंड वाले व्यापार नहीं कर सकते थे। इन सभी कारणों के साथ साथ जो तत्कालीन चीन के कमिश्नर थे लिन तसे हसू,
इनकी कार्रवाई की वजह से भी चीन और इंग्लैंड के मध्य एक तरह से तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि 1800 ईस्वी में जब चीन में अफीम के प्रतिबंध को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया था अफीम के व्यापार को, तब अवैध तरीके से जो तस्कर के माध्यम से व्यापार हो रहा था, तब लिन नामक जो कमिश्नर नियुक्त हुआ था उसने इस व्यापार को रोकने की पूरी कोशिश की। सम्राट ने भी उसको पूरे अधिकार दे रखे थे कि आप पूरी तरह से उसको रोकें। तब हम देखते हैं कि उनके द्वारा जब कार्रवाई की गई, 30,000 पेटियाँ जब जब्त कर ली गई जो $60 लाख के मूल्य के बराबर थी, उसको नुकसान पहुँचाया, तो इंग्लैंड के जो उस समय अधिक व्यापार अधीक्षक थे इलियट ने कहा कि इसका बदला जरूर आपसे लिया जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, किसी भी युद्ध का कुछ ना कुछ तात्कालिक कारण होता है जिसकी तलाश में दोनों शक्तियां रहती है। तो युद्ध का तात्कालिक 7 जुलाई 1839 में मिलता है, 7 जुलाई 1839 को मिलता है, जिसमें कुछ नाविकों के परस्पर झगड़े हुए, जिसमें एक नाव पे कुछ नाविकों के परस्पर झगड़े हो गए जिस जहाज पर, जिसमें चीनी और अंग्रेजी नाविक दोनों थे, दोनों सम्मिलित थे। एक चीनी नाविक की इसमें मृत्यु हो गई। अतः कमिश्नर लिन ने अंग्रेज अधीक्षक से अपराधी को सौंपने को कहा, परंतु अंग्रेजों ने उसको सौंपने से इनकार कर दिया। अतः सरकार ने कैंटन और मकाऊ से उनको बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों को आप कैंटन और मकाऊ से बाहर चले जाइए क्योंकि आप हमारे कानून को नहीं मान रहे हो। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज और चीन के मध्य युद्ध क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध जो 1839-1842 चला, उसकी एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों को जब कैंटन और मकाऊ से बाहर निकाल दिया तब अंग्रेजों ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ चीन के जो कमिश्नर थे लिन ने भी अपनी तैयारियां फिर से शुरू कर दी। अंग्रेजों द्वारा कैंटन पर जब नाकेबंदी युद्ध आरंभ, क्योंकि उनकी बस्ती थी, किलेबंदी बस्ती, वहाँ पर नाकेबंदी आरंभ कर दी गई, तब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने 39 के लगभग जो चीनी नौकाएं जो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रही थी उनको पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के पश्चात उनको काफ़ी एक तरह से क्षति पहुंची चीनियों को। इसके बाद हम देखते हैं कि संघर्ष आगे बढ़ता रहा, दिनों दिन बढ़ता रहा, और 6 जुलाई 1840 तक हम देखते हैं कि चुसान द्वीप स्थित तिंगहाई पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ये अंग्रेजों की प्रथम एक तरह से बढ़त थी जिसने चुसान द्वीप के तिंगहाई पर उन्होंने अधिकार कर लिया। 1841 तक अंग्रेजों ने कैंटन पर भी पूरी तरह से अधिकार कर लिया। 1841 तक देखते हैं कि अंग्रेजों ने कैंटन पर भी पूरी तरह से अधिकार कर लिया और नानकिंग की ओर बढ़ गए। नानकिंग एक प्रमुख क्षेत्र था, उसके कुछ दूरी पर ही पेकिंग का एक तरह से राजधानी भी थी अंग्रेज, वहाँ पर वो बढ़ गए। जब चीनियों को कुछ समझ में नहीं आया तो चीनियों ने 29 अगस्त 1842 को कौन सी संधि कर दी, नानकिंग की संधि, नानकिंग की संधि कर दी। प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन संधि हुई, नानकिंग की संधि हुई। इस संधि की शर्तें क्या थी, हांगकांग का जो द्वीप था वह सदा के लिए इंग्लैंड को दे दिया गया। हांगकांग का जो द्वीप था वह सदा के लिए क्या कर दिया गया, इंग्लैंड को दे दिया गया। इसी तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए 5 प्रमुख बंदरगाह कैंटन, अमोय, फुचो, निकपो और शंघाई नामक ये 5 बंदरगाह अंग्रेजों के निवास और व्यापार के लिए चीनियों ने उनको दे दिया। इसी तरीके से चीन ने $2,10,00,000 युद्ध हर जाने के रूप में अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। इसी तरीके से चौथी जो मुख्य शर्त थी, व्यापारी संगठन कोहोम को भंग कर दिया गया। व्यापारिक संगठन कोहोम को भंग कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारी किसी भी चीनी व्यापारी से सीधे व्यापार कर सकते हैं। तो इस संधि के द्वारा इसको भंग किया गया, नानकिंग की संधि के द्वारा इसको भंग कर दिया गया। और इसके अलावा 5% तट कर आयात निर्यात कर निश्चित किया गया। तो नानकिंग की संधि थी। नानकिंग की संधि के पश्चात 8 अक्टूबर 1843 में एक बोग की संधि भी हुई। इस संधि के द्वारा इंग्लैंड ने अपने लिए सर्वप्रिय प्रदेश, सर्वाधिक प्रिय देश का सिद्धांत भी चीनियों से स्वीकार करवा लिया। किस संधि के द्वारा, बोग की संधि के द्वारा 8 अक्टूबर 1843 में हुई थी। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से चीनियों से सर्वाधिक प्रिय देश का क्या सिद्धांत स्वीकार कर लिया। और इस संधि के अनुसार यदि चीनी सम्राट किसी भी विदेशी शक्ति को या विदेशी व्यापारी कंपनी को कोई भी अधिकार, कोई भी कुछ भी अधिकार उनको देती है तो स्वतः ही वह इंग्लैंड के लिए भी, इंग्लैंड की कंपनी के लिए भी या इंग्लैंड की सरकार के लिए भी स्वतः ही लागू हो जाएगा। इस प्रकार से नानकिंग की संधि के बाद एक बोग की संधि लिखी गई जिसमें अंग्रेज चीनियों से सर्वाधिक प्रिय देश का उन्होंने
खिताब भी ले लिया और साथ में ये भी तय कर लिया गया कि भाई चीनी सम्राट अगर अन्य किसी यूरोपीय शक्तियों को कोई अधिकार या कुछ व्यापारिक छूट देती है तो वह व्यापारिक छूट स्वयं इंग्लैंड के लिए भी लागू हो जाएगी। जब नॉनकिंग और की संधि हुई तो उसके पश्चात अन्य यूरोपीय देश भी इसके लिए लालायित हो गए। अब उन्होंने भी आनन फानन में कि चीनियों के साथ संपर्क किया कि भाई आपने इंग्लैंड के साथ संधि कर ली तो हमारे साथ तो संधि कर लें, क्योंकि इससे चीन की जो एक तरह से वो छुपा हुआ एक राज था वो उन लोगों के सामने खुल गया। चीन इतना ताकतवर नहीं है, आंतरिक विद्रोह भी चल रहे हैं, आंतरिक परेशानियाँ भी हैं, इसलिए उनकी कमजोरी उनके सामने आ गया था। अन्य यूरोपीय शक्तियों भी अब चीनियों से संधि करने के लिए लालायित हो उठी। अतः इस क्रम में 3 जुलाई 1844 को अमेरिका ने संधि की, अक्टूबर 1844 को फ्रांस से संधि की, मार्च 1848 को नॉर्वे और स्वीडन ने भी अलग अलग संधियाँ कर ली और इन संधियों में भी वैसे ही शर्तें रखी गई जो इंग्लैंड के साथ उनके साथ चीनियों ने रखी थी। इस प्रकार से विदेशी शक्तियों ने भी ये संधि करने शुरू कर दिया। इन संधियों के से चीन के द्वार विदेशों के लिए हमेशा के लिए एक तरह से खुल गए और दूसरी ओर पाश्चात्य शक्तियों के चीन में साम्राज्य विस्तार की जो भावना थी वह पूरी तरह से खुल गई और पर्याप्त प्रोत्साहन भी उनको अपने देशों से मिलता रहा। पाश्चात्य जो ईसाई मिशनरी जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में भी आ रहे थे तो चीनियों में भी उन्होंने प्रवेश कर लिया और चीन के जो प्रसिद्ध विचारक रहे कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, उनकी वे आलोचना खुलकर आलोचना करने लगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार वे चीन में करने लगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन और पश्चिम के निवासियों में एक तरह से कटुता और धीरे उत्पन्न होने लग गई। अब 1842 के बाद चीन में भी एक तरह से आंतरिक उबाल उठ रहा था, विदेशी शक्तियाँ भी ताक लगाए बैठी थी भी मौका मिले और हम किस प्रकार से चीन को हड़पें। तो इस समय चीन में एक विद्रोह भी शुरू हुआ था, ताइपिंग विद्रोह, जो 1860 और 70 के दशक में लगभग ये चलता रहा। ताइपिंग विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह हुआ, जब ये विद्रोह हुआ तो चीनियों ने विदेशियों से सहायता मांगी, विदेशी शक्तियों ने इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचला। इससे और भी कमजोरियां निकल के चीन के विदेशी शक्तियों के सामने आई और वो चाची अब विदेशी शक्तियों ने मन बना लिया कि चीन से जितना हो उतना अधिक व्यापारिक अधिकार और व्यापारिक छूट प्राप्त हम कर लें। इसी तरीके से अमेरिका और फ्रांस के साथ जो संधियाँ की गई थी उसमें व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों के बाद इस संधियों को पुनः दोहराया जाएगा। ब्रिटिश व्यापारी भी चीन के साथ पुनः नई संधि करना चाहते थे और परंतु चीनी अधिकारियों उनसे संधि करने से इनकार कर दिया। इससे चीन ब्रिटिश उनसे काफ़ी नाराज भी हुए और वो मौके की तलाश में घूमने लगे। इसी समय कैंटन के समीप एक घटना घटित होती है, लोरचा एरा जहाज वाली घटना। कौन सी घटना? लोरचा एरा जहाज। युद्ध के प्रमुख कारण भी बनेगी। इस जहाज़ का मालिक चीनी था और इसका जो कप्तान था वह अंग्रेज़ था। जहाज़ का मालिक तो चीनी था लेकिन इसका कप्तान कौन था? अंग्रेज़ था। उसमें 12 नाविकों को चीनी अधिकारियों ने समुद्री डकैती के आरोप में क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों ने मांग की कि नाविकों को लौटाया जाए, परंतु चीनियों ने उनकी मांग को स्वीकार कर दिया। 1857 में अंग्रेज़ों ने पुनः कैंटन पर अधिकार कर लिया। 1856-57 के घटनाक्रम में और उन्होंने पुनः कैंटन पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड की तरह ही अब फ्रांस भी मौके की तलाश में लग गया। इससे इंग्लैंड और चीन के मध्य तनाव तो उत्पन्न हो रहा था, लेकिन फ्रांस को भी एक मौका मिल गया। कैसे मौका मिला? 1856 में फ्रांस के एक रोमन कैथोलिक पादरी थे, अगस्ते चैपडिलने को गिरफ्तार कर लिया गया और कांसी के स्थानीय अधिकारियों ने उनको फांसी की सजा दे दी। इससे फ्रांस में और यूरोप में काफ़ी उनकी चीनियों की प्रसन्नता हुई और फ्रांस भी इसका बदला लेने के लिए आतुर था। क्रीमिया का युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की गुटबंदी हमारे सामने नजर आई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए फ्रांसीसियों ने भी इंग्लैंड के साथ एक समझौता किया और कहा कि अब चीनियों को सबक सिखाने का टाइम आ गया। तो दोनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर चीन के कैंटन में गोलाबारी शुरू कर दी। इससे द्वितीय अफीम युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका था। कौन सा द्वितीय अफीम युद्ध? द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 1856 की घटनाक्रम से हो चुका था। एरा जहाज वाले फ्रांसीसी जो पादरी की हत्या है उससे एक तरह से तनाव उत्पन्न हो गया था
और विदेशी शक्तियाँ चाहती थी कि चीन उनसे नई प्रकार की संधि करे और उनको रियायतें दे। ये सभी कारण थे द्वितीय अफीम युद्ध के समय में। और चीनियों की कमजोरी उनके सामने समझ में आ गई थी, चीनियों को आसानी से परास्त किया जा सकता था। इंग्लैंड और फ्रांस ने संधि पुनरीक्षण के लिए संधि का पुनरीक्षण किया जाए, दोबारा संधि की जाए, किसी भी कीमत पर चीन से युद्ध करना चाहते थे ताकि अधिक से अधिक उनको व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। एरो युद्ध पोत और पादरी की हत्या ने उन्हें ये मौका दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड चायरो जहाज की जो घटना थी और फ्रांसीसी पादरी की जो हत्या थी, उसने फ्रांस और इंग्लैंड को ये मौका दे दिया। सर 1818 में एक छोटे से युद्ध में चीनी झुक गए और चीनियों ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया। यहाँ तक कि जो विदेशी सेनाएं थी वो नोंगकिंग को पार करके पिकिंग की ओर भी बढ़ना शुरू हो गई थी। अतः चीनियों ने मौके की नज़ाकत को देखा और कहा कि हम इनको आसानी से पराजित नहीं कर सकते हैं। अतः उन्होंने इनसे संधि करना स्वीकार किया। अतः एक संधि होती है टिट-सिन की संधि। कौन सी संधि? टिट-सिन की संधि। द्वितीय अफीम युद्ध के कारण कौन सी संधि होती है? टिट-सिन की संधि। प्रथम अफीम युद्ध में नोंगकिंग की संधि होती है, 1858 में ये संधि हुई थी। इसके बाद पिकिंग समझौता भी हुआ था, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। 1818 में यद्यपि टिट-सिन में संधि हो चुकी थी और उसके पश्चात एक पिकिंग का समझौता किया गया था। ये किंतु पिकिंग में वह स्वीकृत हुआ नहीं था। जब टिट-सिन की संधि हुई तब चीनियों को लगा कि इसमें उनको काफ़ी एक तरह से नुकसान हो रहा है और ब्रिटिशर्स को भी लगा कि इनसे हमारे भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब दोनों के मध्य फिर से मनमुटाव उत्पन्न हो गया, संघर्ष से शुरू हो गया। अंत में पिकिंग की संधि उनको करनी पड़ी, पिकिंग का समझौता करना पड़ा। इस समझौते की कुछ शर्तें थी जिसमें चीन ने 11 बंदरगाह यूरोपीय देशों के व्यापार और निवास के लिए खोल दिए। पहले 5 थे, अब कितने कर दिए? 11। ये लगभग कुल मिलाकर 16 बंदरगाह हो चुके थे। कोलून का जो द्वीप था वो ब्रिटेन को दे दिया गया। पहले हांगकांग दिया था, अब इस संधि के द्वारा कोलून का द्वीप दिया गया। पश्चिमी देशों के राजदूत अब पिकिंग में भी रह सकते थे, निवास कर सकते। पश्चिमी देशों के जो राजदूत थे, जो चीन की राजधानी थी पिकिंग, वहाँ पर भी निवास कर सकते थे। जिन विदेशियों के पास पासपोर्ट होगा वे चीन में बिल्कुल फ्री होकर घूम सकते थे। इस संधि में भी जोड़ा गया और अफीम के आयात पर कर लगा दिया गया, जिससे अफीम का व्यापार वैध कर दिया गया। जो अफीम के व्यापार होगा उस पर कर लगाया जाएगा, इसके व्यापार को उन्होंने वैध कर दिया। हम देखते हैं कि प्रथम जो अफीम युद्ध लड़ा गया था, नोंगकिंग की संधि हुई थी, उसमें अफीम के व्यापार को लेकर कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन द्वितीय जो अफीम युद्ध था, जो पिकिंग की जो समझौता था, पिकिंग की संधि थी, उसमें अफीम को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया था, जिसमें अफीम के व्यापार को भी वैध कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने जिस तरह से भारत में विजय किया था भारत को, उनकी कमजोरियों को समझकर उसी तरीके से यूरोपीय शक्तियों ने, विशेषकर इंग्लैंड ने चीन को भी उन्हीं कमजोरियों को समझा और उनके आधार पर उनसे व्यापारिक हितों को अपने व्यापारिक हितों को फायदा पहुंचाते हुए चीन के साथ उन्होंने संघर्ष किया। तो प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, इन अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि हम देखें तो प्रथम अफीम युद्ध जो शुरू हुआ था उसमें अफीम का कोई उल्लेख नहीं था। अफीम तो एक घटना मात्र थी, कारण तो बहुत सारे थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। उस वजह से अफीम संघर्ष हुआ। तो इस प्रकार से ये 2 अफीम युद्ध लड़े गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आंग्ल चीन संघर्ष के नाम से भी इसको जान सकते हैं, जो 1839 से 42 तक हुआ, फिर 1858 से 1860 के मध्य ये हुआ। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर होती है मुलाकात। धन्यवाद।